मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों कल 8 मार्च का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। यूजीसी के 8 मार्च के आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन के रूप में याद किया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के पूरे राजनीतिक करियर पर एक काला धब्बा होगा, जहां पर कि परमिशन दे करके और बाद में विरोध किए जाने के फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और इसके बाद ये बड़े ही एक और दुर्भाग्य की बात है कि शाम को या यूं कहें कि रात के वक्त जब T20 का फाइनल हो रहा था तो उस वक्त अमित शाह पवेलियन में नजर आए थे, स्टेडियम में नजर आए थे और वो पूरे देश ने उनको देखा कि वो किस तरह से हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उनकी पूरी भाव-भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल साफ लगा कि उनको सामान्य वर्ग के इस आंदोलन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के अगर कोई उम्मीदवार है तो शायद वही हैं। और शायद उनके मन में ये दृढ़ निश्चय पहले से है कि यूजीसी का जो पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ है, इसके पूरे गुस्से को वो योगी जी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और योगी जी की सत्ता चली जाएगी। ऐसा शायद उनको दृढ़ प्रतिज्ञता है। यही वजह है कि वो आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर जो नज़र आ रही है वो पूरे देश ने कल एक स्टेडियम में मैच के माध्यम से देख ली और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। और उन पर आगे हम बात करेंगे किस तरह से उनकी और फजीहत बार बार हो रही है यूजीसी को लेकर के, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे देश के सामने, खासकर सामान्य वर्ग के सामने खड़ा हो गया है और वो प्रश्न उनके सामने ये खड़ा हुआ है या उस हिंदू के सामने जो अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मगर वो इसलिए बीजेपी के साथ खड़ा था कि वो एक हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा था। आज उन सभी लोगों के सामने, सामान्य वर्ग के सामने खास तौर पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि आखिर यूजीसी का जो आंदोलन चल रहा है, आखिर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, ये आंदोलन आखिर किस दिशा में जा रहा है और इसके लीडर किस तरह के होंगे। ये जो भाव है, ये सवाल आज पूरे देश के सामने, सामान्य वर्ग के सामने खड़ा है और पूरा देश उस चीज को देख रहा है। मित्रों इससे पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने देश के अंदर एक प्रयोग किया, अन्ना को रामलीला मैदान में बैठाया और इसके बाद वहां से मंच संभाला और मंच संभालते संभालते उन्होंने कब दिल्ली की सत्ता को संभाल लिया, ये बात लोग समझ भी नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल इतना चतुर व्यक्ति निकला कि कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया। मित्रों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आंदोलन चलाने वाले लोग जो होते हैं, यानी जो जमीन पर आंदोलन चलाते हैं, उन लोगों का दिल साफ होता है, उनका मन पवित्र होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग धीरे धीरे आकर के उस आंदोलन के नेता बन जाते हैं, उस आंदोलन की भीड़ के आगे आकर के पैराशूट की तरह खड़े हो जाते हैं, वो उन लोगों का ना तो दिल साफ होता है, ना ही उन लोगों का मन साफ होता है। और यही चीज हमने दिल्ली के अंदर भी देखी थी। जिस तरह का आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ, उसके बाद जिस तरह के धूर्त व्यक्ति पैदा हुए, उसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद देश के लोगों का जो मन होगा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई एक अत्यंत ही जो एक उचित मांग है उसको उठा करके, जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ है देश के अंदर से, उसके आगे लीडरशिप करने के लिए कोई ऐसा बहुरूपिया आके खड़ा हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आगे खड़ा हो जाए जो कि उसके लिए डिजर्व ना करता हो और जिसका मन साफ ना हो और जो धूर्त हो और उसको ये लगे कि इस आंदोलन का, इस गुस्से का फायदा उठा करके हमें कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो मैं सदैव से ही इसीलिए कहता हूं कि अगर किसी भी आंदोलन का राजनीतिकरण जब होता है तो वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। अब जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो पूरा आंदोलन हुआ, उसमें जो मांग बनाया गया वो क्या था, लोकपाल की नियुक्ति हो। पर लोकपाल की नियुक्ति ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने की और ना ही अरविंद केजरीवाल ने की। किसी ने भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। लोकपाल सिर्फ एक झुंझुना था
जो कि जनता को थमा दिया गया, जनता को मूर्ख बना दिया गया। लोग भ्रष्टाचार के नाम पे एक अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति जो है वो हम सबके सीनों पर, हमारी छाती पर आकर चढ़ गया, उस चीज को हमने बिल्कुल गौर से देखा है। इसीलिए मैं सदैव ही किसी आंदोलन के राजनीतिकरण के विरुद्ध हूं, और मुझे लगता है कि अगर जनता अपनी मांग को रखे सड़कों पर उतर करके, और अगर मांग जायज है, तो हमारा देश अभी भी इतना खोखला नहीं हुआ है कि उस मांग को माना ना जाए, उस मांग को समझा ना जाए, और उस मांग के प्रति उस पर कार्रवाई ना हो। इसीलिए मैं इसकी किसी भी राजनीतिक अभिव्यक्ति इस आंदोलन की अगर होती है, कोई अलग पार्टी बनाने की मांग या कुछ अलग करने की मांग, इसके साथ मैं फिलहाल अपने आप को खड़ा बिल्कुल भी नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर हम देखें अब इसको हम गहराई से समझें जरा, कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक पद पर पहुंचता है उसके अंदर एक लेवल की धूर्तता होना अनिवार्य है। अगर उसमें धूर्तता नहीं होगी तो वो किसी राजनीतिक पद पर पहुंच जाए वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मन का पवित्र भी है तो भी राजनीति इतने धूर्तों का जमवाड़ा है कि अगर उसमें अपने आप को आगे निकालना है, अपने आप को सिद्ध करना है, तो धूर्तता करनी बड़ी विवशता हो जाती है। और इस संदर्भ में मैं योगी आदित्यनाथ का आपको एक पैरेलल उसके खिलाफ में एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं लगते हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक प्योर सोल है, और मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से जो उनको उचित लगा वो उन्होंने अपने मुंह जुबान से कहा, जो उनको उचित लगा वो उन्होंने किया। जहां पे जुबान चलानी है वहां पे जुबान चलाई, जहां पर गोली चलानी है वहां पर गोली चलाई। तो जब हमारे सामने एक ऐसा पारदर्शी व्यक्तित्व का लीडर मौजूद है तो हमें कहीं अन्य ज़्यादा कुछ हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा साफ साफ मानना है। और मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ, बाकी हर कोई अपने व्यक्ति, अपने वोट का, अपनी इच्छा का जिम्मेदार है, अपने फैसलों का जिम्मेदार है। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ। तो मेरी अपनी यही बात है, और मैं किसी भी अलग पार्टी, और खासकर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सामान्य वर्ग की जो चिंताएँ हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो उचित हैं, मैं उनको उचित मानता हूं, सही मानता हूं, और ये मानता हूं कि उन पर एक्शन होना चाहिए, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए जो मांगें उठाई जा रही हैं। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कि भावनात्मक रूप से फैसले नहीं लेना चाहता, मैं निर्द्वंद होकर ही अब चीज़ों को समझता हूं। इसलिए मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि इस वक्त भी देश के अंदर जिहाद एक बहुत बड़ा खतरा है। अंबेडकरवाद भी निसंदेह, जो अंबेडकरवाद तो सही शब्द नहीं होगा, नहीं तो हमारे ऊपर भी लोग केस कर सकते हैं, लेकिन इस शब्द के रिप्लेस करके अगर हम एक नया शब्द कहें, और भीमटावाद, यानी अगर आप इन दो खतरों की तुलना करेंगे, जिहाद और भीमटावाद, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो जिहाद है वो आज भी ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि वो खुले दुश्मन हैं। उनकी किताब बिल्कुल खुली इबारत है जिसमें कि हमारे खिलाफ चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर हम अब तक जो सामान्य वर्ग जो कि हिंदुत्व को लेकर के मुखर था, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहा था, और कोई जो वर्ग हैं ज़्यादातर वो तो जात के नाम पर शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इस देश में यादवों के नाम पर पार्टी बन गई, जाटों के नाम पर पार्टी बन गई, इस देश में कुर्मियों के नाम पर पार्टी बन गई। लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टी तो राजपूतों के और ब्राह्मणों के नाम पर भी बनी है, लेकिन ब्राह्मण और राजपूतों ने कभी भी इस तरह की पार्टी को सब तक सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए कभी वो पार्टियां बड़ी नहीं बन सकी। तो मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि बाकी जो जातियां हैं, जो कि ओबीसी जातियां हैं या जो कि SC ST जातियां हैं, वो अगर उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो शुरुआत में काशीराम के साथ खड़ी हुई, मुलायम के साथ खड़ी हुई, मायावती के साथ खड़ी हुई। जब यादवों ने और SC ST में जाटवों ने अन्य ओबीसी जातियों की, अन्य SC जातियों की पिटाई करी, या उनको क्या कहते हैं कि उन पर वर्चस्व स्थापित करके उनके साथ गलत किया, तो इसके बाद जो बाकी जातियां थीं, गैर जातियां जो थीं ओबीसी और SC ST की, वो आके भाजपा के साथ खड़ी हो गई। लेकिन सबसे पहले वो वहीं पर गई थी जहां पर उनको लगा कि जातिवाद राजनीति करेंगे और हमें कुछ मिल जाएगा, या उस राजनीति का लाभ लेना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो सामान्य वर्ग रहा है वो जब तक कांग्रेस पार्टी थी और उसके सामने कोई विकल्प नहीं था, तब तक वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट देती रही। लेकिन जब बीजेपी का एक विकल्प आया और उनको लगा कि नहीं, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो फिर लोग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ गए, राम के नाम पर लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए। तो सामान्य वर्ग जो है वो भगवान राम के नाम पर बीजेपी के साथ जुड़ा।
तो इसीलिए मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि वो सामान्य वर्ग ही है जो कि हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा अग्रदूत है और जो कि सबसे ज्यादा झंडा भगवा लेकर के अब तक जो है वो चलता रहा है। और ऐसे मौके पर अगर सामान्य वर्ग ने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की ठान ली और उसने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, तो ऐसे समय में अगर देखा जाए तो जो हिंदुत्व का मुद्दा है या जो हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो जाएगा। और अगर ये पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बहुत आसानी से देश के अंदर गजवाए हिंद हो जाएगा। और जो दूसरा जो मजहबी लोग हैं वो बड़ी आराम से हमारे देश पर काबू कर लेंगे। क्योंकि आप जरा इस परिस्थिति को देखिए कि अगर चलिए मान लीजिए कि ओबीसी की अलग पार्टी बन गई, एससी एसटी अलग पार्टी बन गई, सबकी अलग अलग पार्टी बन गई, अगर सामान्य वर्ग की भी अलग पार्टी बन गई, तो ये चारों पार्टियां, जब ये चारों वर्ण या चारों वर्ग आपस में लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि ये चारों वर्ग जो है वो मुसलमानों के साथ गठबंधन करने को ललायत रहेंगे। और ऐसी स्थिति में बहुत ही आराम से गजवाए हिंद बहुत प्यार से हो जाएगा। तो हमको उस खतरे को भूलना नहीं है, हमको भावनात्मक रूप से इतना अधिक उद्वेलित नहीं होना है कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इसीलिए हम आज, ये मेरा स्पष्ट मत है कि किसी भी कोई अलग पार्टी की मांग अगर कोई, बल्कि अगर मुझे कोई छोटा मोटा नेता बनना हो तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं साहब कि हमारी पार्टी में आ जाओ, या और भी कई लोग जो बड़े नाम आ जाएं वो कहते हैं हमारे साथ आ जाओ, पर हम उनके साथ कभी खड़े नहीं होंगे क्योंकि हमको दूरदर्शिता है। हम जानते हैं कि ये देश जो है का एक छोटा सा दौर है और ये दौर निकल जाएगा और देश फिर से उस सही रास्ते पे आएगा, ये मुझे उम्मीद है। इसीलिए मैं इसका समर्थन कभी नहीं करूंगा, न करता हूं। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि योगी जी एक निश्चल हृदय के व्यक्ति हैं और उनको राजनीति शायद उस तरह से नहीं आती है, अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहते हैं, और फिर भी अगर वो इतने उच्च पद पर पहुंच रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा सौभाग्य है। और ऐसे निश्चल हृदय के व्यक्ति ही देश में हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने के लिए कोई अगर मुझे लाख गाली दे तो हम, जैसे हमने मोदी के लिए 10 साल गालियां खाई, मोदी ने तो कुछ किया नहीं, बाद में इंटरनल जिहाद पर कोई कार्रवाई नहीं की, पर ठीक है योगी जी अगर इंटरनल जिहाद पर कार्रवाई करेंगे आगे आकर के तो हमें खुशी होगी, कोई बात नहीं, फिर इन गालियों का कोई मतलब नहीं है। अब इसके अलावा देखिए कि अब देश के अंदर क्या हो रहा है। मित्रों, यूजीसी आंदोलन की नई दिशा क्या होगी, इसको लेकर आप यही समझिए कि राज शेखावत जो कि करणी सेना के प्रमुख कहे जाते हैं, हालांकि करणी सेना भी कई भागों में बढ़ चुकी है, कई नाम से है, तो वो करणी सेना के नेता हैं राज शेखावत जी, और उनकी एक फोटो वामन मेश्राम के साथ में वायरल हो रही है। मित्रों, वामन मेश्राम जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि इस देश के अंदर अंबेडकरवाद को पेरियारवाद की तरफ ले जाने की में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी उसने जो है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों जुडिशा जाओ, इस तरह के जो नारे गढ़े गए हैं, ये वामन मेश्राम और जो बाम सेफ है, इनकी जो प्रयोगशाला है, इन्हीं की प्रयोगशाला में इस तरह के नारे गढ़े गए हैं। इसीलिए जब वामन मेश्राम के साथ में राज शेखावत की फोटो आई तो इसके बाद फिर पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश लगातार अब जारी है और सभी लोग जो है वो लगातार पूरी तरह से एक अभियान चला रहे हैं कि राज शेखावत के साथ में वामन मेश्राम है, तो राज शेखावत जो है वो क्या चाहते हैं कि क्या ब्राह्मणों को बाहर निकालना है। इस तरह की बातें लगातार यहाँ पे हो रही हैं। इस संदर्भ में जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे एक चीज ये लगी, ये सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ फोटो किसके साथ खिंचवाना है, किसके साथ मंच शेयर करना है, ये हमेशा राजनेताओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा उनको आखिर तक भुगतना पड़ सकता है। और मैंने जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि ट्विटर पर मैंने उनका एक वीडियो देखा, उस वीडियो में मैंने देखा कि जो राज शेखावत हैं वो ये कहते हैं वामन मेश्राम से कि हमारे बीच में कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, पहले आप एक बोतल में पानी पीजिए, फिर उसी बोतल में मैं पानी पीऊंगा। इसके बाद देखा गया कि उस वीडियो में मैंने देखा कि वामन मेश्राम ने पानी पिया, फिर वही जूठा पानी जो था, वही जूठा पानी राज शेखावत ने पिया और फिर ये कहा कि हम लोग जो है आपस में कोई छुआछूत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन लोगों ने साथ बैठकर भोजन भी किया। अब मुझे नहीं पता कि वो किस कार्यक्रम में गए थे, पर जो कार्यक्रम में जो कुछ वीडियो मैंने देखे उससे मुझे ये लग रहा है कि संभवतः वह जातीय उन्मूलन के किसी कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए गए थे। बाकी अधिक स्पष्टता क्या है वामन मेश्राम के साथ खड़े होने को लेकर के, मंच साझा करने को लेकर के, इस बारे में जो बताना है वो राज शेखावत जी खुद बताएंगे। हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा आगे बात नहीं करनी है। लेकिन एक बात सही है और वो बात यह है कि हाँ, यूजीसी
में जो गलतियां हुई हैं या सामान्य वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, उन अन्यायों को प्रतिकार करना आवश्यक है। ये बात तो एकदम स्पष्ट और समझ में आ रही है। लेकिन इस दौरान मुझे अत्यंत दुख होगा अगर कुछ ऐसे चेहरे इस आंदोलन के आगे आकर खड़े हो जाएंगे जो कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, जिनका बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट रहा है, या जो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए इस आंदोलन के आगे आकर खड़े हो गए। तो जो लोग इस आंदोलन में पीछे मौजूद हैं या जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस आंदोलन का अगुवा कोई ऐसा व्यक्ति ना बन पाए जो कि धूर्त हो और जो कि सिर्फ अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग करे। ये बात जो है खुद आंदोलनकारियों को समझनी पड़ेगी, ये उनको ही देखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो असल बात जो मैंने शुरू की थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध जो है वो क्यों आवश्यक है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध जो है वो कई कारणों से आवश्यक है। उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कभी करेंगे, मैं उस पर एक लेख भी लिखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका इसलिए क्योंकि वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उनको इस बात की कोई कुंठा है कि वो ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि गुजरात के अंदर तो घांची जाति बहुत समृद्ध है और ये मोदी ने खुद अपनी जाति को ओबीसी में इसलिए कराया ताकि उनको ओबीसी का वोट मिल सके। बहुत सी बातें उसमें हैं। दूसरा, मोदी वामपंथी नैरेटिव से ग्रस्त हो चुके हैं और जो भी इस्लामी सुल्तान शहंशाह हैं उन्होंने उनको इतने ज़्यादा नागरिक सम्मान दिए हैं कि शायद उनके प्रति अभिभूत हो गए हैं। पुरस्कार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप उनके प्रति अभिभूत हो जाए तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तीसरी बात यह कि सीएए एनआरसी को लागू करने में पूरी तरह सफल साबित हुए। घुसपैठियों को बाहर निकालने में उनकी अक्षमता साबित हुई है, अक्षम हुए। उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए हिंदुत्व की बात की है और जो उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, अगर वो अध्यादेश ला करके राम मंदिर का निर्माण करवाते तो फिर सारा क्रेडिट उनको जाता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है तो उनको क्रेडिट मिलता है, कुछ अंश तक क्रेडिट मिलता है, लेकिन संपूर्ण उनको उसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब आखिर में मैं आपको फिर से एक वीडियो दिखाना चाहता हूं अमित शाह का। अमित शाह जो कि उत्तराखंड की रैली में गए थे, वहां पर कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, कोई था नहीं वहां पे। और पता नहीं ये अमित शाह जी क्यों इस तरह की रैलियां कर रहे हैं, कुर्सियां क्यों रखवा रहे हैं जब कुर्सियां खाली ही छूटनी है। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के लोग अमित शाह की रैली से या मोदी की रैली की खाली कुर्सी दिखाते थे, अब तो भाजपा के लोग ही जाके शूट करके दिखा देते हैं सामान्य वर्ग के कि भाई देखो हम यहाँ पे खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो अमित शाह के लिए एक विकट समय है। मैं आपको आगे इसका भी जो है वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिएगा। और मेरे क्या उत्तराखंड वालों की आवाज को तो मित्रों, आपने देखा इस पूरे वीडियो को, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।